नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और आज आप लोग का पहला क्लास होने वाला है जो कि हिस्ट्री पे होने वाला है। तो हिस्ट्री आप लोग का स्टार्ट हो चुका है जो कि आप लोग को पहले से ही पता था। तो ये प्रथम क्लास जिसमें हम इतिहास की जानकारी लेने वाले हैं और आज के बाद जो है इतिहास का ही टॉपिक चलने वाला है इस चैनल पे, जिसमें हम लोग देखेंगे काफी सारी जानकारियां जो कि इतिहास से संबंधित है। एकदम बेसिक नॉलेज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि आप लोग देख भी रहेंगे। बेसिक हिस्ट्री मतलब उन सारे स्टूडेंट को फायदा होने वाला है जो कि नए नए कंपटीशन में जुड़े हैं और उन्हें पता नहीं चलता है कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो आप लोग को जितना इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा बस उतना आप लोग फॉलो करते रहिए। और साथ में आप लोग को हम बताए थे कि नोट कॉपी और नया पेन आप लोग ले लीजिएगा। उसके बाद सारी जानकारियों को आप लोग नोट करते चलिए, किताब में पढ़ते चलिए। जो भी किताब आपके पास उपलब्ध है वो सारी जानकारी इसमें मैच करेगी और साथ में पढ़ते चलने से आप लोग को याद भी होगा और काफी मजा भी आने वाला है। अगर इस क्लास का हम बात कर लें कि ये सारा क्लास आप लोग का फायदा किस चीज में करेगा, कौन सा कंपटीशन में आप लोग को फायदा करने वाला है, तो सबसे पहले आप यहां देखिएगा कि पीसीएस से लेके पुलिस तक के एग्जाम में, उसके बाद बात कर लें कि इनकम टैक्स ऑफिसर से लेके एमटीएस के एग्जाम तक, उसके बाद बात कर लें एनटीपीसी से लेके ग्रुप डी तक एग्जाम। मतलब कि जितने भी एग्जाम में यहां से प्रश्न आते हैं, जीके जीएससी के या हिस्ट्री चैप्टर से प्रश्न आते हैं, तो ये सारा चीज आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा करने वाला। और कम से कम स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं, दरोगा के जो एग्जाम होते हैं, बिहार पुलिस के जो एग्जाम होते हैं और भी किसी अन्य स्टेट के, जैसे यूपी पीएसएस का एग्जाम होता है, यूपी दरोगा का, यूपी पुलिस का, जिस भी अन्य स्टेट का एग्जाम होता है सारे स्टेट के एग्जाम में ये आपको क्लास। चलिए हम लोग अपना बेसिक हिस्ट्री को शुरू करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लोग जब हिस्ट्री पढ़ना शुरुआत करते हैं तो यहीं से शुरुआत किया जाता है हिस्ट्री का। तो आप लोग सबसे पहले यहां समझेंगे कि इतिहास का जो ये वर्ड है हिस्ट्री जो है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कैसे हिस्ट्री इसका नाम पड़ा। उसके बाद आप दो क्वेश्चन यहां पे देख रहे होंगे कि इतिहास क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ना शुरुआत कर रहे हैं तब। तो चलिए इसको हम लोग डील करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इतिहास क्या है। तो सबसे पहले अपने मन में आप सोचिए कि इतिहास क्या है। तो इतिहास हमारे अतीत में घटी हुई सारे घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान अगर हमें मिलता है और उसका कोई साक्ष्य उपलब्ध होता है हमारे इतिहास में, हमारे वर्तमान में, तो उसी को हम लोग इतिहास के नाम से जानते हैं। मतलब कि हमारे भूतकाल में, हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में जो घटनाएं हुई है और जिसका साक्ष्य किसी भी तरह हमें मिलता है अभी, वो चाहे लिखित रूप में है, वो चाहे बोला गया है, वो चाहे किसी विदेशी के द्वारा, उसको हम आगे देखते हैं, बोला गया है, अगर उसका साक्ष्य मौजूद है, उसका सोर्सेज मौजूद है, तो उसी को हम लोग इतिहास मानते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं इतिहास में हुई है, लेकिन अगर उसका साक्ष्य नहीं है तो वो इतिहास नहीं है, वो हमारा अतीत होता है, सिर्फ वो हमारा भूतकाल है ना। तो इतिहास में हम उन सारी जानकारियों को पढ़ेंगे जिसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा सा भी साक्ष्य मौजूद है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, उसका डील हो गया। आंसर हम लोग यहाँ पे कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम लोग इतिहास क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें इतिहास इसलिए ही पढ़ना पड़ता है क्योंकि हमें जनरल कंपटीशन देना होता है, बहुत सारे एग्जाम फेस करने हैं, इसलिए ही पढ़ते हैं। शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, तो प्राचीनता से लेकर आधुनिकता तक का सफर हमारा कैसा रहा, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, आज जो हम हैं इससे पहले हम क्या थे, मतलब पहले आदि मानव हुआ करते थे, आज हम लोग मानव हैं, तो वो पूरा सफर में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे घटनाएं हुई, कैसे ये विश्व, ये भारत कैसे आगे बढ़ा, आज जिस स्तर पर है, तो कैसे ये मुकाम हासिल हुआ, सभी चीज की जानकारी इतिहास में हमको जानने के लिए मिलती है कि इससे पहले क्या क्या हुआ था, तब हम आज जाके इस वजूद पे खड़े हैं। तो ये सारी चीज की जानकारी मिलती है, तो ये सबको पढ़ना चाहिए। मतलब इतिहास का हल्का फुल्का जानकारी तो सबको होना चाहिए, लेकिन हम लोग कंपटीशन फेस करने वाले हैं तो यहां से अधिकतर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को डील कर सकते हैं ताकि ज्यादा वहां पे मार्क्स आ सके इतिहास में। ठीक है, तो समझते हुए पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, थोड़ा सा भी याद करना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। समझ के जब चीजें पढ़ते हैं, जब स्टोरी वाइज पढ़ते हैं तो हर चीज आसान लगने लगता है, वो चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे नागरिक हो, कोई भी विषय हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात इतिहास का आता है तो इसका शुरुआत कहां से हुआ था। आपको जैसे बताया कि हिस्ट्री ये जो शब्द है इसका शुरुआत कहां से हुआ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हिस्ट्री जो वर्ड है ये आया था एक ग्रीक वर्ड से। मतलब कि ग्रीक वर्ड में हिस्टोरिया नाम का एक शब्द है जिसका मतलब होता है खोजबीन करके निकाला गया कोई जानकारी, मतलब इतिहास का खोजबीन करके कोई निकाला गया जानकारी को ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में हम लोग हिस्टोरिया बोलते हैं। तो वहीं से हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हुआ और हिस्ट्री शब्द से मतलब इतिहास का निर्माण हुआ, इतिहास शब्द का भी वहां पे प्रयोग किया जाने लगा। और यहाँ पे जो हिस्टोरिया देख रहे हैं, इसी हिस्टोरिया के आधार पर सबसे पहले हेरोडोटस नामक
लेखक ने, मतलब यहाँ पे देखेंगे आप, हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने, जो कि यूनानी व्यक्ति था, उसने सबसे पहले इतिहास को संकलित किया और इतिहास में सारी जानकारियों को हमारे बीच लाया एक पुस्तक के माध्यम से, जिस पुस्तक का नाम आप देखेंगे यहाँ पे है हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा था, आप लोग को सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है हेरोडोटस नामक व्यक्ति, जो कि एक यूनानी व्यक्ति था, ग्रीक का व्यक्ति था, तो वहीं पे से देखेंगे हम लोग कि ये जो हेरोडोटस था, इससे ही हम लोग आगे चल के इतिहास का पिता भी मानने लगे। तो यहां से दो क्वेश्चन आप लोग को बनता है कि सबसे पहला कि हिस्टोरिया नामक बुक किसने लिखा था, तो हेरोडोटस ने लिखा था। इस हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता हम लोग मानते हैं इसलिए क्योंकि सबसे पहले इतिहास का संकलन किसी बुक में अगर किसी ने किया था तो वो था हेरोडोटस। तो यहां से तीन चीजें आप लोग को समझ में आई कि हिस्ट्री का इतिहास पता चला कि हिस्ट्री इसका नाम क्यों पड़ा, तो हिस्टोरिया से पड़ा, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी वर्ड है। और इसके बाद हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा, हेरोडोटस ने लिखा, जो कि यूनानी व्यक्ति है। उसके बाद यहाँ पे हेरोडोटस को हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री मानते हैं, मतलब कि इतिहास का पिता मानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। लेकिन इस इतिहास के बारे में आपको हम बताएं कि इतिहास किसी को हम तभी मानेंगे जब उस इतिहास का हमारे पास कोई स्रोत हो, कोई साक्ष्य मौजूद हो, तभी हम उसको इतिहास मानते हैं, हिस्ट्री मानते हैं। तो वो स्रोत कितने प्रकार का हो सकता है, ये चीज समझना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको बेसिक जानकारी हिस्ट्री के बारे में, उसके बाद थोड़ा सा थ्योरी आप लोग को मिलने वाला है प्राचीन भारत से संबंधित। तो सब कुछ समझ में आप लोग को आ रहा होगा। तो यहाँ पे ध्यान दिए कि भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, तब हम मानेंगे कोई इतिहास है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे तीन स्रोत आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। पुरातात्विक स्रोत, जिसको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी कहते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत से तात्पर्य है कि यहाँ पे अगर वो स्रोत पुरातात्विक से संबंध है तब उसको हम इतिहास मानेंगे। दूसरा स्रोत हमारा हो सकता है साहित्यिक स्रोत, मतलब कि कोई लिटरेचर वगैरह होगा तो वहां पे हम उसको इतिहास मानेंगे। उसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण, यहाँ भी अगर ये भी स्रोत हमारा होता है इतिहास का, तब हम उसे इतिहास की घटनाएं मानेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है हम लोग का पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत में रखा गया है कुछ जानकारियों को, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि इतिहास में घटित ये घटना जो है वो सच है और वहां पे उसका कुछ साक्ष्य मिलता है। तो सबसे पहला पुरातात्विक स्रोत में रखा गया अभिलेख को। तो आप लोग सुने होंगे, इससे पहले हिस्ट्री का कुछ जानकारी तो आप लोग के पास होगा। तो अभिलेख से मिली जानकारियों से स्पष्ट होता है कि उस समय के शासनकाल में जो भी शासक थे, जो भी लोग थे, तो उसका जो संबंध था, उसमें घटनाएं थी उस शासक से संबंधित, वो सारी चीज उसमें लिखा होता था। तो उसको पढ़ के जो है मतलब इतिहास की जानकारी हमें मिलते हैं और आज हम उसी इतिहास को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अभिलेख से अभिप्राय है कि सबसे पुराना अभिलेख अगर माना जाता है तो वो अशोक का माना जाता है। आप लोग को पता होगा मगध की धरती पर एक शासक हुआ था जिसका नाम अशोक था, सम्राट अशोक। तो उन्होंने सबसे पहले ये अभिलेख का निर्माण करवाया था, जिसमें उनके बारे में लिखा गया था बहुत सारी जानकारी। उनका ओरिजिनल नाम क्या है, प्रियदर्शी के नाम से भी उन्हें बुलाया था। तो ये सारी जानकारी अभिलेख में थी, तो हम पढ़ेंगे आगे। तो अभिलेख के माध्यम से हमें पता चला कि अशोक नाम का भी कोई व्यक्ति था जो मगध पे शासन किया था। अगर नहीं अभिलेख होता तो हमें पता नहीं चलता। तो ये हो गया स्रोत, अभिलेख के माध्यम से हमको इतिहास के बारे में पता चला, पहला स्रोत हो गया। उसके बाद ये पुरातात्विक स्रोत में हम लोग देखेंगे अवशेष से भी पता चलता है। जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, तो वो सबका पता हमें कोई अभिलेख से तो नहीं चला, कोई साहित्य से नहीं चला। वहां पे पुरातात्विक में सबसे पहले हम लोग अवशेष से जानकारी लेते हैं, मतलब कि जमीन में गड़े हुए चीजें से निकाल के उसका जांच करके उसको पता लगाया गया कितना वर्ष पुराना है, कब था। तो उस समय समझ में आया कि वो हड़प्पा वासी इसका इस्तेमाल करते थे, ये चीज वहां पे इस्तेमाल किया जाता था, तो वो अवशेष कहलाते थे। ठीक है, तो वो अवशेष हो गए। इससे भी जानकारी मिलती है हमें इतिहास के बारे में। सबसे ज्यादा जानकारी इसी से मिलती है अगर प्राचीन इतिहास का हम बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का बात करते हैं तब। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। फिर देखिए हम लोग मुद्राएं से भी समझ में आते हैं। बहुत सारे सिक्के वगैरह चलाए जाते थे किसी शासक के, सब जैसे मानिए कि गुप्त वंश का एक बहुत ही महान शासक समुद्रगुप्त था, तो उनके समय में जो सिक्के चलाए जाते थे तो वो सिक्का पर उनको बीना वादन करते हुए मतलब दर्शाया गया था। वो सिक्के पर गोल रैक पर सिक्का है, उसके पीछे में बीना वादन करते हुए उन्हें दिखाया गया था। तो उससे क्या क्या समझ में आया कि उस समय सिक्के चलाए जाते थे उन शासक के समकालीन, मतलब जो भी थे उस समय में सिक्के चलाए जाते थे। उसके बाद वो सिक्के के पीछे में जो है ना बीना वादन करते हुए दिखाया गया। तो ये भी तो क्लियर हो गया कि उस समय बीना का मतलब खोज कर लिया गया था। सबसे पुराना वाद्य यंत्र अगर कोई है तो वो बीना है, ये भी पता चल चुका था। कैसे, तो वो पता चला हमारे मुद्राएं से, यहाँ पता चला। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्मारक से भी कुछ पता चलता है। स्मारक का अगर बात कर ले तो गोलघर हो गया, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ऐसे बहुत सारे स्मारक जो बनाए गए इतिहास में। ये ऐसा नहीं कि प्राचीन इतिहास का हम बात कर रहे हैं, ये प्राचीन, आधुनिक, मध्यकालीन कहीं भी बनाए गए। तो यहाँ पे सिर्फ इतिहास का बात हो रहा था। इतिहास में तो सब चीज आ जाता है। तो स्मारक
स्मारक से भी पता चलता है कि वो कब का बना हुआ है, किसके शासन काल में बनाया गया था, ये सब चीज़ का वर्णन उसमें मिलता है। ठीक है, फिर मूर्ति कला भी हो गया। कुषाण काल में जो है मूर्ति कला का बहुत ज़्यादा विकास किया गया था, तो उससे पता चला कि मूर्ति कला का विकास भी इस शासन के दौरान किया गया था, तो उसमें इतिहास इस वगैरह से थे, ऐसे ऐसे मूर्ति बनाए गए थे। तो ये सब चीज़ जो है पुरातात्विक स्रोत से हमें पता चलता है। अब आइए हम लोग दूसरे स्रोत पे चलते हैं। तो यहाँ पे दूसरा स्रोत है हमारा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कहने का अर्थ मतलब लिटरेचर के बारे में कोई लिखी गई जानकारियां हमारे पास है जो कि इतिहास में लिखी गई थी, वो आज भी संकलित करके रखा गया है, तो उससे भी पता चलता है। तो यहाँ देखिएगा विभिन्न पुस्तकों में भारतीय इतिहास का विवरण जब मिलता है, बहुत सारे इतिहास में बहुत सारे बुक हैं ऐसे जिसमें भारतीय इतिहास का विवरण किया गया है, बहुत सारे शासक के बारे में बोला गया है, तो वहाँ से भी समझ में आता है कि अच्छा भारत का इतिहास इस प्रकार का था, तो उसके संदर्भ में अभी हम उसके बारे में पढ़ते हैं ना। ये भी हो गया दूसरा साहित्यिक स्रोत। यहाँ पर फिर हो गया विदेशी यात्रियों का विवरण। बहुत सारे विदेशी यात्री भारत के भ्रमण पर आते थे, तो यहाँ की जो भी बातें होती थी वो जाके अपने देश में भी लिखते थे, हो सकता है भारत में भी लिखते थे, बहुत लोगों को बताते थे, तो उस टाइप से भी जानकारियां फैली, तो वो भी एक सच जानकारी है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो भी सच मानी जाती है। तो विदेशी यात्रियों का विवरण भी एक प्रकार का क्या है, हमारा स्रोत है इतिहास के बारे में जानने का। ये चीज समझ रहे हैं। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन गया आप लोग का कि भारतीय इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। सबसे पहला स्रोत क्या हो गया, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा स्रोत क्या हो गया, साहित्यिक स्रोत। और तीसरा स्रोत हो गया विदेशी यात्रियों का विवरण। क्लियर हो गया। तो ये था आप लोग का बेसिक जानकारी जो कि इतिहास चैप्टर से था। तो अब चलिए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा आगे। हम लोग अब इस पैराग्राफ को समझते हैं। जैसे कि आपने इस पैराग्राफ में बहुत ही अच्छे से सारे इतिहास की जानकारियों को समझा, तो इसी तरह से हमारे इतिहासकार ने और अच्छे से समझाने के लिए आपको हमारे इस इतिहास को 3 भागों में विभक्त कर दिया, जिससे आपको और भी आसान हो जाए। सभी पीरियड को, बड़े बड़े पीरियड, समय पीरियड को 3 भागों में बांट दिया। तो उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो भारतीय इतिहास को इतिहासकारों के द्वारा 3 तरीकों में बांटा गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्राचीन इतिहास, जो कि आप लोग को पढ़ना है। हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं प्राचीन इतिहास को ही। तो प्राचीन इतिहास में बांटा है, इसका भी कुछ टाइम पीरियड होगा जो काफी बड़ा होगा, तो उसको हम समझेंगे आगे वीडियो में। यहाँ पे देखेंगे फिर अगला जो है हमारा मध्यकालीन इतिहास है। ठीक है, प्राचीन इतिहास जिसको हम एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसको डिवाइड मध्यकालीन इतिहास जिसे एक टाइम पीरियड के अनुसार बांटा गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे आधुनिक इतिहास। यहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगा। तो एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न 3 तरह के इतिहास में इसको विभक्त किया गया, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास। तो यहाँ पे आप लोग को समझना ये है कि अभी जो आप जी रहे हैं, मतलब कि अभी जो वर्तमान की आपकी स्थिति है, ये भी आपका कल होकर पास्ट बन जाना है, मतलब कि ये भी एक इतिहास के पन्नों में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मतलब आने वाले 100-200 साल के बाद देखेंगे कि ये जो आधुनिक इतिहास जो वर्तमान का स्थिति है, जैसे आधुनिक इतिहास कब से शुरू होता है, तो करीब औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है आधुनिक इतिहास शुरू हो गया था। तो आज वर्तमान के दिनों में भी आधुनिक इतिहास ही चल रहा है। तो ये भी आने वाले 200-300 साल बाद ये जो है आधुनिक इतिहास भी एक इतिहास बन जाएगा, और उस इतिहास को हम लोग जानेंगे अति आधुनिक इतिहास। जैसे कि आज जो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हैं, फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज सेंड करते हैं, उस समय क्या होगा, अति आधुनिक इतिहास में आदमी को ही सेंड किया जाने लगेगा। वहां पे बहुत सारा और भी आधुनिकीकरण आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो वो भी आज जो आप जी रहे हैं ये भी इतिहास बन जाएगा, और उसको हम लोग को लगता है कि ये आधुनिक इतिहास में गिना जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल और एंशिएंट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में, क्योंकि हमें यही पढ़ना है। एक बेसिक जानकारी जो इतिहास से हमें लेनी थी वो इन सारे वीडियो में हम लोग ले चुके हैं, और आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने का भी हम समय देंगे। इसके बाद आप लोग नोट भी करते चल रहे होंगे। तो प्राचीन इतिहास से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास को भी इतिहासकार के द्वारा और भी 3 भाग में बांटा गया हमारे सुविधा के लिए, क्योंकि प्राचीन इतिहास सबसे बड़ा इतिहास है। अगर इन तीनों इतिहास में हम लोग देखेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में देखेंगे, तो सबसे बड़ा इतिहास जो है प्राचीन इतिहास का देखने के लिए मिलता है। इसको भी पढ़ने के सहूलियत से इतिहासकारों ने इसे 3 भाग में विभक्त किया है। सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, इसको आप लोग को समझना है, इस वर्ड को आप लोग को याद करना है। हो सकता है पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे, लेकिन इसको अभी से सुनते रहिएगा, 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो सब चीज़ आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पे सारी जानकारियाँ जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग को पढ़ना भी ये चीज़। प्राग ऐतिहासिक काल हो गया, दूसरा हो गया हमारा आधे ऐतिहासिक काल, और तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। तो ये तीनों जो वर्ड है किससे संबंधित है, प्राचीन इतिहास से। अब आप लोग को क्या करना है कि ये 2 चीज़ आप लोग को भूल जाना है, मतलब कि मध्यकालीन, आधुनिक के बारे में कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ प्राचीन के बारे में सोचना है। और जब
जब इस चैनल पर प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएंगे उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक इतिहास शुरू होगा। तो बस आप लोग को जुड़े रहना है और बाकी लोगों को इसे जोड़ देना है। उसके बाद देखिएगा कितने अच्छे से यहाँ पे इतिहास खत्म किया जाना है। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या देखेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही अच्छे से इसके बारे में समझेंगे, लेकिन यहाँ आप लोग को थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं इसका कि प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल था, मतलब इससे पहले कोई काल ही नहीं था प्राचीन इतिहास में, इससे पहले कोई काल ही नहीं है। सबसे पुराना, अगर सबसे पृथ्वी पर सबसे पुराना कोई काल था तो वो था प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब मानव के लिए। ठीक है, वहां पे क्या थे, मानव नहीं थे, आदि मानव थे। वहां पे कोई रहन सहन, कोई ढंग नहीं था मानव का। वहां पे मानव लंगे रहा करते थे। आपको पता है कि पहले मानव का जो स्थिति था झुका हुआ था। पहले मानव के पूछ हुआ करते थे, वो धीरे धीरे खत्म होते गए जैसे जैसे समय आगे बढ़ते गया। तो ये सारी जानकारियां जो आप पढ़ते हैं, आपको यही पता होगा कि मानव का उद्भव स्थान जो है अफ्रीका को माना जाता है। वहीं पर मानव का मतलब विकास हुआ, वहीं पे पालन पोषण हुआ। तो ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसका एक समय पीरियड भी है जिसको आप लोग को समझाएंगे हम अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे पीरियड को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोगों में बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन होता है। ईस्वी और ईस्वी पूर्व में बहुत ज्यादा आप लोग को कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा समझा नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे आप लोग के लिए कि ईस्वी के लिए ईस्वी और ईस्वी पूर्व में क्या अंतर है और कैसे उसको हम समझेंगे। उसके बाद सारे वीडियो लगातार आते रहेंगे आप लोग के लिए। तो यहाँ पे एक अज्ञात काल से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक, हो सकता है बहुत सारे लोग समझ भी रहे होंगे इसका, लेकिन जो नहीं समझ रहे वो थोड़ा सा भी टेंशन नहीं ले, उनके लिए हम वीडियो जरूर ला देंगे इसके लिए स्पेशल। अज्ञात काल मतलब कि कोई काल नहीं, ज्ञात नहीं है। कुछ इतिहासकार के द्वारा ये अज्ञात काल को माना जाता है 25 लाख वर्ष पूर्व। कुछ समझ में आ रहा है? 25 लाख वर्ष पूर्व कहां से? ईसा मसीह के जन्म से 25 लाख वर्ष पूर्व को माना जाता है प्राग ऐतिहासिक काल का शुरुआत हुआ था। उसी को अज्ञात काल भी कई लोग बोलते हैं। तो अज्ञात काल से 2500 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, जिसमें मानव चलना बैठना उठना बोलना सब सीख रहा था, मानव नहीं था। उसके बाद हम लोग देखते हैं आध ऐतिहासिक काल आता है, जिसमें आप लोग पढ़ते होंगे हड़प्पा सभ्यता को, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को। तो यहाँ पे क्या था कि हड़प्पा सभ्यता जो था, सिंधु घाटी की सभ्यता जो था, वो आध ऐतिहासिक काल से संबंधित था, जिसका समय पीरियड आप लोग को 2500 ईस्वी से 2500 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मतलब कि ये भी ईस्वी पूर्व है, ईसा मसीह के जन्म के जो पूर्व 2500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व का इसमें समय पीरियड है। तो ये समझना अभी उतना जरूरी नहीं है आप लोग को। आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल में कैसा था ये भारत, ये इतिहास कैसा था। उसके बाद आज ऐतिहासिक काल में कैसा था, क्या परिवर्तन हुए थे। उसके बाद ऐतिहासिक काल आता है, जिसका समय पीरियड आप देखेंगे 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 712 ईस्वी। ये ईस्वी पूर्व नहीं है, इसका अगर अंतर आप निकालेंगे तो 713, मतलब यहाँ पे 1312 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक का काल को हम लोग यहाँ पे ऐतिहासिक काल माना था, जिसमें मानव अच्छे से सब चीज सीख गया था। वहां पे बहुत सारे आविष्कार हो चुके थे, बहुत सारी खोज हो चुकी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले समझना है, कुछ आप लोग को यहाँ पे बताते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में भी हम इसको भी 3 खंड में बांटेंगे, जो कि अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को भी 2 भाग में बांटा गया है। एक हो जाएगा पाषाण काल, एक हो जाएगा ताम्र काल। ठीक है, तांबा का काल, मतलब उस समय तांबा का खोज हो चुका था। उसके बाद देखेंगे हम लोग पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल में बांटा गया था। वहां पे पूरा पाषाण काल में हम लोग देखेंगे आग का आविष्कार हुआ था, नव पाषाण काल में पहिया का आविष्कार हुआ था, कृषि हुआ था, बहुत सारी चीजें वहां पे आविष्कार हुई थी। उसके बाद आध ऐतिहासिक काल को भी समझेंगे, ऐतिहासिक काल को भी समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये प्राचीन इतिहास को यहाँ से शुरू किया जाना है, और ये सारे टॉपिक को हम अगले वीडियो में समझने वाले हैं। और अगला वीडियो जो हमारा होगा वो ईस्वी पर होगा, कि मतलब ईस्वी और ईसा पूर्व से हम लोग कैसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना प्राचीन भारत में बहुत सारे आपको कंफ्यूजन होंगे। बहुत बार आपको ईस्वी और ईस्वी पूर्व का प्रयोग किया जाएगा बार बार, तो उसमें कंफ्यूजन से अच्छा है कि उस पर एक वीडियो हम ले आएंगे और उस सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझा, और ये सारी चीज आप लोग को फॉर ऑल कंपटीशन क्लासेज में आपको काम देगा। मतलब फॉर ऑल जनरल कंपटीशन क्लासेज में आपको ये सारे चीजें काम देंगी। मतलब जो भी कंपटीशन आप देने वाले हैं उसमें बहुत ही फायदा करेगा ये सारी चीज। तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा, तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तब तक। तो ये था आप लोग का इतिहास का पहला क्लास तथा बेसिक क्लास, जिसमें आप लोगों ने इतिहास के बेसिक जानकारियों को देखा। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप लोग को हम प्राचीन इतिहास पर लेकर के आए, और प्राचीन इतिहास का थोड़ा सा झलक प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी दिए। इसके बारे में और भी आगे में डिटेल वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब मेरा काम खत्म होता है और आप लोग का काम शुरू होता है, ये कि अब इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्त में, जो भी आपके करीबी दोस्त हैं जो नए नए कंपटीशन में आए हैं, उनको शेयर जरूर कर दीजिए। उनको भी फायदा हो जाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा
लगेगा जब ज़्यादा लोग हमसे जुड़ जाएंगे तब। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियो इससे पहले बहुत ज़्यादा शेयर भी किए होंगे यूट्यूब पर, लेकिन हमारा ये वीडियो आप लोग शेयर करिए। अगर आप लोग पढ़ते हैं इस वीडियो से, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और हम लोग से जुड़े रहिए इस चैनल से, ताकि और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाया जाए, आप लोग को फायदा दिलाया जाए और हमेशा के लिए ये सभी चीज़ आप लोग को याद भी कराया जा सके। ठीक है, तो फिर आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्राचीन इतिहास के टॉपिक के साथ। अगर आप लोग मेरे पुराने वाले चैनल से जुड़ना चाहते हैं जिसपे हमेशा आप लोग को अपडेट रखा जाता है, तो इस लिंक पे क्लिक करके आप उस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।